चलिए बेटा हम देखते हैं श्वसन तंत्र हमारे शरीर में कैसे होता है, हवा कैसे अंदर जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे आदान प्रदान होता है। तो जो ये चित्र दिखाया हुआ है, मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है, ठीक है, नाक से जाती है अंदर। अब जो होता है हमें पता है हमारे नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से रहित होती है। आपको पता है हमारे नाक में बाल होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं ताकि जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं जब, और जो हवा अंदर जा रही है उसमें जितने भी मतलब धूल मिट्टी है या कोई जीवाणु है वो उन बालों में चिपक जाते हैं। और इस मार्ग में श्लेष्मा होता है जो इस प्रक्रम में सहायक होता है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु निपतित ना हो। अब ये बेटा उपास्थि क्या होता है? जैसे आपने अपने कान में हाथ लगाओ तो कान में आपको जो बिल्कुल ही सॉफ्ट सी, कान में अगर आप हाथ लगाओगे तो एक बहुत ही सॉफ्ट सी आपको हड्डी लगे महसूस होगी, ठीक है। तो वो जो सॉफ्ट सी हड्डी होती है उसको उपास्थि कहते हैं। उसके वलय उपस्थित होते हैं, वो सी आकार के होते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा, अभी मैं आपको दूसरी फ़ोटो के उससे बताऊंगी। अब क्या होता है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग में और छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो अंततः गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। देखो बेटा, ये यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे गुब्बारे से दिख रहे हैं जिनको इन्होंने यहाँ बना के दिखा दिया है। इन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। जो कूपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का विनिमय मतलब लेन देन होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ये जो भित्ति मतलब जो उसकी बाहर की परत है, मान लो ये एक कूपिका है तो इसके चारों तरफ रक्त की वाहिकाओं का जाल होता है, बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और फुफ्फुस के अंदर वायु चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। मतलब जो वो वायु अंदर आती है वो इन सारे गुब्बारे जैसी ये जो कूपिकाएँ इनमें भर जाती है, ठीक है। और शेष रुधिर जो है शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण व कार्बन डाइऑक्साइड के मोशन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। बेटा इसका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं ना, जितनी सांस हमने एक बार में अंदर ली और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जितनी सांस हवा हमने अंदर भरी है उतनी हवा हम बाहर भी छोड़ें उसी टाइम। तो कुछ जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कुछ वायु अंदर ही हमारे जो फेफड़े हैं वो अंदर जमा कर लेते हैं ताकि वो वायु अंदर रहे, और जब वो वायु अंदर रहती है तो कूपिकाएँ जो हैं उस वायु से ऑक्सीजन को सोख लेती हैं, ठीक है बेटा। ये मैं आपको अभी एक दूसरे चित्र से भी दिखाती हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, ये एक सिंपल चित्र है, किताब में थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये नासा द्वार है, ठीक है, ये नासा द्वार है जहाँ से हवा अंदर जाती है। यहाँ से जब हवा अंदर गई, देखो यहाँ से हवा अंदर गई, अंदर यहाँ से गई तो यहाँ पर ये कंठ है, यहाँ पर कंठ है आगे, और ये पीछे जो है हमारी श्वास नली है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे उपास्थि दिखाई हुई है। उपास्थि मैंने आपको बोला था जैसे एक रिंग टाइप होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये रिंग है और इसके अंदर श्वसन नली है हमारी। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारी श्वसन नली, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये थोड़ी मतलब ये पिचकने की कोशिश, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती है। पर अगर ये ना हो, उपास्थि वलय ना हो तो क्या होगा, हमारी वो चिपक जाएगी नली,
ठीक है। ये जो नली है वो आपस में चिपकने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। इसी से बचाने के लिए इसमें उपास्थि होती है। उपास्थि मतलब एक सॉफ्ट सी बोन, सॉफ्ट सी हड्डी होती है, उनके बने होते हैं ये उपास्थि वलय। ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, जो हमने सांस ली वो यहाँ उपास्थि वलय से होते हुए देखो फेफड़ों में घुसी, एक इधर और एक इधर, दोनों फेफड़ों में घुसी। ये हैं इनको बोलते हैं श्वसनी। ये जो लाइन है इसको श्वसनी बोलते हैं। अब आगे क्या होता है बेटा, वो जो ये श्वसनी है ये और छोटी छोटी देखो ब्रांचेज में बट जाती हैं, इनको बोलते हैं श्वसनिका, जो ये छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। ठीक है। और फिर उनके आगे आप देखो ये गुब्बारे जैसे गोल गोल संरचना होती है, जिन्हें बोलते हैं कूपिका कोश। और अभी हमने डायाफ्राम पढ़ा था, तो डायाफ्राम ये है। ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये दो फेफड़े दिखाए हुए हैं और ये है ये देखो, ये है श्वसन नली, ये श्वसन नली, और ये उपास्थि है। देखो सी शेप की है ना, और ये ऐसे फंसी रहती है श्वसन नली पे, ताकि जब हम सांस लें और ये श्वसन नली पिचकने की कोशिश करे तो वो पिचके ना। अब देखो ये जो गोले गोले दिखाए जा रहे हैं, ये हवा है जो नाक से अंदर जा रही है नासा द्वार से। ठीक है। अब वो गले से होते हुए, श्वसन नली से होते हुए देखो अंदर घुस रही है। ये जो दो हैं ये श्वसनी है। अब ये दोनों देखो फेफड़ों के अंदर हैं। अब फेफड़ों के अंदर का चित्र दिखाया है तुम्हें। अब अंदर ये इतनी छोटी छोटी बहुत सारी श्वसनियाँ हैं, जिनमें से ये हवा जा रही है। अब देखो लास्ट में ये हवा घुस गई इन गुब्बारे जैसी संरचना में, जो कि कूपिका हैं। और कूपिकाओं के चारों तरफ देखो ये रुधिर वाहिकाएँ हैं खून की। अब ये अंदर का चित्र दिखा रहे हैं, कूपिका के अंदर का। अब तुम ध्यान से देखना बेटा, ये जो हवा आ रही है ना, हवा अंदर घुसी, और ये जो नीले नीले बाहर घूम रहे हैं ये हैं आरबीसी, लाल रुधिर जो कणिकाएँ होती हैं। अब देखो ऑक्सीजन कैसे अंदर घुसी, ये कूपिका से अंदर घुस रही है। ये खून की जो नली है उसमें से आरबीसी आ रही है बाहर। अब और ये जो कूपिका है उसमें से नीली नीली ऑक्सीजन बाहर आ रही है विसरण से। अब क्या है, जब ये ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स में लाल रुधिर कणिकाओं में मिलती है जा रही है, तो पहले देखो उनका रंग लाल नहीं था, अब वो लाल हो गए जब उनमें ऑक्सीजन मिली। ठीक है। ऐसे ही ये रक्त की वाहिकाएं हैं जिनमें से ये हो रहा है। और देखो अब जो अंदर घुस रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इतने सारे जो गोल गोल दिखाए हुए हैं छोटे छोटे, सारे कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं। और अब वो श्वसनिकाओं से निकलकर, देखो ध्यान से, जो छोटी छोटी श्वसनिकाएँ हैं उनसे निकलकर मेन श्वसनी से होते हुए फिर हमारे कंठ से होते हुए देखो ऊपर जा रही है, और ऊपर से फिर वो नसिका से बाहर आ गई है। ठीक है। और ये जो बाहर आ रही है उसमें क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। अब देखो बेटा नीचे ये जो दिखाया हुआ है ये डायफ्राम है, ये देखो डायफ्राम लिखा हुआ आया है ना। ये ऊपर फेफड़े हैं, देखो उसके नीचे डायफ्राम कैसा है। ठीक है। और ये यहाँ पर ये हैं कूपिकाएँ। अब देखो जब हम सांस ले रहे हैं तो वो डायफ्राम ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो बेटा अभी हमने वीडियो में देखा ना कि कैसे कूपिकाओं के चारों तरफ रुधिर की वाहिकाएं होती हैं। अब जैसे ही जो हवा जो जब हमने सांस ली वो हवा हमारे इन कूपिकाओं में गई। ठीक है। तो कूपिकाओं के चारों तरफ रुधिर की वाहिकाएं होती हैं, नलियाँ होती हैं, उनमें आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी होते हैं उनमें। ठीक है। जिनको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। वो क्या करती हैं, जब ऑक्सीजन जब पूरी हवा इन कूपिकाओं में भरती है और उसके ऊपर जो, जैसे इसके ऊपर ये खून की नलियाँ हैं, तो इनमें से वो आरबीसी जा रहे, वो तो इनमें फ़्लो कर ही रहे हैं, बह रहे हैं। वो क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन इसमें घुस जाती है, कूपिकाओं से ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है उन नलियों में। ठीक है। और ये जो आरबीसी होते हैं बेटा, उनमें एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन हमारे सारे पूरे शरीर में जा पाता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर ये नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जैसे वीडियो में देखा था, ऑक्सीजन उन रेड ब्लड सेल्स में मिलकर, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उनके साथ फिर वो हमारे शरीर के सारे अंगों तक जाता है, सारी कोशिकाओं तक जाता है। फिर आपको पता है
फिर अगर मान लो जब वो एक कोशिका के अंदर गया तो कोशिका में पहले ही पाचन की जो हमने क्रिया करी है उसकी वजह से ग्लूकोज आ जाता है, C6H12O6 उस कोशिका में पहले से ही होता है, ठीक है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन वहाँ गया तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे मान लो ये एक सेल है, कोशिका है, तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर इस कोशिका से निकलकर उसी खून में मिलकर वापस दोबारा इन कूपिकाओं में आ जाती है, और कूपिकाओं में के चारों तरफ जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं फिर वो उनको श्वसनी में ले जाती हैं और फिर वो नाक से बाहर आ जाती है। देखो बेटा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। अब जैसे मान लो ये हमारे दोनों फेफड़े हैं और ये डायफ्राम है, ऐसे होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, आप सांस लेते हुए देखो तो ये डायफ्राम चपटा ऐसे, अभी तो ऐसे इस शेप में, फिर थोड़ा ऐसे चपटा सा हो जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों के अंदर हवा आ जाती है और विस्तृत कूपिकाओं में भर ली जाती है। तुम ये देखो कि जब हमने सांस लिया है हमारा डायफ्राम चपटा हो गया, ऐसे की बजाय ऐसा हो गया, और इस वक्ष गुहा बढ़ जाती है, मतलब वो एरिया बढ़ जाता है, पसलियों के अंदर वाले एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। अब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर ज़्यादा हवा भर जाती है। और फिर क्या होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये फिर ऐसा हो जाता है और सारी यहाँ पर जगह कम हो जाती है और सारी हवा बाहर निकल जाती है।